आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता मेघ आए। इस कविता में सबसे पहले हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का कवि परिचय पढ़ लेते हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन थे? ये एक नई कविता के विख्यात अर्थात फेमस कवि थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक है, और क्या किया था? इन्होंने कई काव्य, उपन्यास, कहानियां तथा प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य की रचना की थी और इनकी भाषा जो थी वो भी चित्रात्मक भाषा हुआ करती थी। चित्रात्मक भाषा अर्थात कुछ ऐसा हमको सुनने को मिले जिसको सुन के हमारे आंखों के सामने उस दृश्य की इमेज बन जाए, उस भाषा को हम चित्रात्मक भाषा कहते हैं। और इनका सन 1983 में असामयिक निधन हो गया था। तो चलिए हम पढ़ते हैं कविता मेघ आए। ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन जो आए हो गांव के शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो फर्स्ट स्टैंजा का अर्थ हम जान लेते हैं। इससे पहले हम थोड़े इनके अर्थ भी समझ लेते हैं। जैसे बन ठन के संवर के अर्थात सज धज के। जैसे तुम लोग कहीं जाते हो, कहीं पार्टी में, तो कैसे एकदम तैयार होके जाते हो, वैसे ही जो बादल आ रहे हैं, मेघ आ रहे हैं, वो भी एकदम बन ठन के आ रहे हैं। कोई मेहमान अगर आता है तो अच्छे से सज धज के आता है ना, अच्छे से तैयार होके आता है। उसी तरह मेघ भी क्या है? हमारा मेहमान है। तो मेहमान है तो वो कैसे आ रहा है? बन ठन के। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार का अर्थ होता है हवा। जो मेघ आ रहे हैं वो अतिथि हैं, हमारे मेहमान है, पाहुन है, जिसको कहीं कहीं दामाद भी बोला जाता है। तो वो जो पाहुन है वो एक दामाद के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो उसको एक दामाद का रूप दे दिया गया है कि बादल जो है किसके रूप में आ रहे हैं? एक दामाद के रूप में आ रहे हैं। दामाद कौन होता है? बेटी का जो हस्बैंड होता है, जब वो ससुराल आता है तो वो कैसे आता है? बन ठन के आता है ना, अच्छे से, वही। और बयार अर्थात हवा। तो उनके आगे आगे नाचती गाती कौन चल रही है? हवा चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली। अब जब हवा चलती है तो क्या होता है? दरवाजे खिड़कियां सब उसकी गति से खुलने लग जाते हैं। पाहुन जो आए हो गांव के शहर के। पाहुन अर्थात वही मैंने बताया है, यहाँ पे अतिथि भी होता है और यहाँ पे इसका अर्थ दामाद दिया गया है। तो पाहुन जो आए हो गांव के, गांव में, शहर के, मतलब वो कहाँ से आ रहे हैं? पाहुन शहर से चलकर गांव में आ रहे हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो इसका अर्थ हम जान लेते हैं कि ये जो कविता है वो किसने लिखी है? श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा ये कविता लिखी गई है। और इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार मेघों के आगमन के माध्यम से गांव में दामाद आने के उल्लास का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस कविता के अंदर मेघों के आने के माध्यम से गांव में दामाद
आने के उल्लास का वर्णन किया गया है। मतलब कि गांव में जब कोई दामाद आता है दूसरे शहर से, तब लोगों में कैसा उल्लास, कैसा खुशी, मतलब सब लोगों में कैसी खुशी छा जाती है, उसी का वर्णन मेघों के द्वारा किया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि आकाश में बादल घिर आए हैं। बादलों को देखकर कवि को ऐसा लगा जैसे गांव में शहर से किसी का दामाद कैसे आया है, एकदम बन ठन के आया है। गांव में शहर से जब कोई दामाद बन ठन कर आता है तो उसे देखने के बाद लोगों में क्या है, प्रसन्नता भर जाती है, खुशी भर जाती है, सब लोग खुश हो जाते हैं। बादलों के आने की सूचना देने के लिए पूर्वाई हवा नाचती चली पड़ी है। ठीक है, मतलब वो नाचती गाती चल रही है। पूर्वाई हवा क्यों कहा गया है? क्योंकि पूर्व की तरफ से बहकर वो हवा आ रही है, इसलिए उसको पूर्वाई हवा कहा गया है। लोगों के घरों के दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे, अर्थात लोग भी मेघ रूपी दामाद को देखने को आतुर हैं। जब गांव में कोई मेहमान आता है तो सब लोग क्या करते हैं, सब देखने लग जाते हैं कि ओ ये किसका दामाद आया है, ये किनके घर में जा रहा है। तो सब एक्साइटमेंट में देखने लग जाते हैं, खुशी के मारे झूम उठते हैं। मेघ बहुत बन ठन के शहरी मेहमान की तरह आ रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है कि गांव में शहर से जब कोई मेहमान सज धज कर आता है तो पूरे गांव में कैसा वातावरण छा जाता है, एकदम उल्लास का, एकदम खुशी का। दामाद की सूचना देने वाला जो होता है वो भी अत्यंत उत्साह से उसके आगमन की लोगों में सूचना फैलाता है कि वो देखो उनके घर मेहमान आ रहे हैं। तो ये जो काम कर रहा है बादल रूपी जो दामाद आ रहा है, तो उनका मैसेज कौन पहुंचा रहा है लोगों तक? हवा। ठीक है, तो हवा जब मैसेज पहुंचा रही है तो लोग क्या है, अपने खिड़की दरवाजे सब खोल के देख रहे हैं। अर्थात जब हवा चलती है तो क्या होता है, लोगों के जो बंद पड़े खिड़की दरवाजे भी हैं वो इधर उधर होने लग जाते हैं, खुलने लग जाते हैं। और क्या होता है, पूरब से चलने वाली ठंडी हवा भी बादलों के आगमन की सूचना देती है। वह अत्यंत प्रसन्न होकर नाचती गाती चलती है। उसे नाचते गाते देखने के लिए लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल देते हैं। अब आगे हमारा सेकंड स्टेंजा है। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाई, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि जब कोई मेहमान आता है तो सब लोग कैसे एकदम ताका झाकी करने लग जाते हैं, ऐसे गर्दन उठा उठा कर देखने लग जाते हैं, अरे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, वो किनके घर जा रहा है, किनके घर का मेहमान है। तो यहाँ पे उन लोगों का काम कौन कर रहे हैं, पेड़ कर रहे हैं, क्योंकि दामाद कौन है, यहाँ पे दामाद है हमारे बादल जी। ठीक है, मेघ यहाँ पे हमारे दामाद हैं, इसलिए प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन भी हुआ है यहाँ पे। तो जब मेघ पाहुन बनकर आ रहे हैं तो कौन देख रहा है उनको, अपने गर्दन उचकाए, अर्थात गर्दन को ऊपर किए किए झुक झुक कर पेड़ देख रहे हैं। आंधी चली धूल भरी भागी घाघरा उठाए। आंधी उस लड़की को बोला गया है जो कि मतलब उसका पति आ रहा है। पहले क्या होता था गांव में, मतलब ये आजकल के जैसा नहीं था, फोन पे बात कर रहे हैं, एकदम फ्रैंक हो गए हैं हस्बैंड वाइफ, वैसे नहीं था। पहले कैसे हुआ करता था गांव के अंदर कि जो पेरेंट्स होते थे ना वही शादियों को अरेंज करते थे। ठीक है, तो मतलब कई बार क्या होता था, लड़का लड़की तो आपस में देखते भी नहीं थे कि कौन उसकी वाइफ है, कौन उसका हस्बैंड है। इसके लिए वो लड़कियों में शर्म रहती थी, क्योंकि
वो इतना उनमें जान पहचान नहीं हो पाती थी, तो उनके अंदर शर्म रहती थी एक दूसरे को लेकर। तो वही बताया गया है कि आंधी को वो नई नवेली दुल्हन अर्थात उसकी जो पत्नी है दामाद की, उसके रूप में दिखाया गया है कि आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अर्थात गांव में जो मतलब लड़कियां घाघरा पहने हुई होती है, तो घाघरे के अंदर तो एकदम तेज भागा नहीं जाता है ना, इसलिए वो मतलब उनको अगर दौड़ना होता है तो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करके फिर वो दौड़ती हैं। तो वही चीज को यहाँ पे एक शो किया गया है, प्राकृतिक वातावरण और एक चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए उसके गांव को, माहौल को दिखाया गया है, माहौल को बताया गया है। तो जिस प्रकार लड़की ऐसे भागती है, उसी तरह है यहाँ पे वो काम कौन कर रहा है, आंधी कर रही है। ठीक है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए। अब बाकी चितवन क्या है, बाकी चितवन, चितवन अर्थात दृष्टि, नजर, बाकी अर्थात टेढ़ा करना। तो टेढ़ी नजर करके और जो घूंघट सरकाए, ठीक है, वो ऐसे कैसे दौड़ रही है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। चलिए अभी अच्छे से इसको और देखते हैं कि इन पंक्तियों में कवि बताना चाह रहे हैं कि आकाश में बादलों के घिर आने के माध्यम से किसी शहर से गांव में आए मेहमान का यहाँ पे चित्रण किया गया है। ठीक है, अर्थात चित्र उकेरा गया है। आप लोगों की भी ऐसे इमेजिनेशन बन रही होगी इस चीज की। जब मेघ आ गए तो पेड़ों ने गर्दन उचकाकर, अर्थात गर्दन को ऊपर उठाकर और झुककर उन्हें देखा। भाव यह है कि हवा चलने से, पेड़ों के झुकने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पेड़ मेघों के आगमन पर उन्हें गर्दन झुकाकर अत्यंत उल्लास एवं उत्सुकता से देख रहे हो, मतलब खुशी से, एक्साइटमेंट से देख रहे हो। धीरे धीरे जो हवा है आंधी में बदल गई है, क्योंकि उसके अंदर बहुत एक्साइटमेंट आ गया है, बहुत खुशी आ गई है। तो वो हवा किस में बदल गई है, आंधी के अंदर बदल गई है, आंधी में बदल गई है। और क्या कर रही है, फिर चारों ओर धूल उड़ने लगी है। आंधी के चलने को देखकर ऐसा लग रहा है मानो गांव की युवती मेहमान को आते देखकर अपना लहंगा समेटकर भागी चली जा रही है। वो युवती कौन है, इसी की पत्नी है। बादलों के घिर आने पर नदी भी ठिठक गई है और उन्हें देखने लग गई है। ठीक है, तो बताया ये गया है कि गांव में शहर से किसी मेहमान के बन ठन कर सज सवर कर आने पर जिस प्रकार गांव के लोग उसे झुक झुक कर प्रणाम करते हैं, वैसे ही पेड़ भी मेघों को गर्दन उचकाकर और झुककर देख रहे हैं। आंधी को देखकर कवि ऐसा कल्पना कर रहा है कि उसका तेज चलना वैसा ही है जैसे गांव की किसी युवती का गांव में आए मेहमान को देखकर अपना लहंगा समेटकर भागे चले जाना। ठीक है, ये चित्रण किया गया है। नदी के ठिठकने से कवि का अर्थ यह है कि गांव की वधुओं ने, वधु मतलब कौन होते हैं, जो दुल्हन होती है, गांव की दुल्हने होती है ना, उनको वधु बोला गया है। तो गांव की मतलब नदी को बताया गया है किस रूप में, कि गांव की वधुओं के रूप में बताया गया है कि गांव की वधुएं क्या कर लेती हैं, मेहमान के आने पर घूंघट कर लेती हैं, है ना, मेहमान को देखने पर। वैसे ही नदी भी अब क्या है, ठिठक रही है उस मेहमान को, मेघ रूपी मेहमान को देखकर वो भी अपना घूंघट कर रही है, ठिठक रही है, अर्थात उनमें एक लज्जा सी पनपने लग जाती है। अब हम देखेंगे थर्ड स्टेंजा की पंक्तियां देखिए। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की,
हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अभी जुहार का अर्थ क्या होता है? जुहार जो शब्द आया है इसका अर्थ होता है अभिवादन करना, किसी का आदर सत्कार सम्मान करना। ठीक है, तो जब घर में कोई मतलब गांव में जब कोई आता था तो पहले क्या हुआ करता था? बड़े बड़े घर हुआ करते थे, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। तो घर का जो मुखिया होता था ना, वही क्या है, जब कोई मेहमान या कोई दामाद आता था तो सबसे पहले घर का बड़ा आके ही उसको आदर सत्कार करता था, उसका आदर सत्कार करता था। ठीक है, उसके बाद में घर के जो बाकी मेंबर हैं वो धीरे धीरे ऐसे आते थे, बात करते थे। तो लेकिन सबसे पहले कौन आता था? घर का जो बड़ा मुखिया होता था वही आदर सत्कार करने के लिए आगे आता था। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। मतलब अभी यहाँ पे तो प्रकृति का चित्रण किया गया है ना, तो इसीलिए प्रकृति की चीजों को यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे आदर सत्कार करने के लिए कौन आगे आया है? जो गांव का सबसे वृद्ध, सबसे बूढ़ा, सबसे पुराना पीपल है, वो आगे बढ़कर उन बादलों का क्या करने आया? अभिवादन करने आया है। बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की। बरस बाद सुधी लीनी अर्थात कि आपने बहुत बरसों बाद मेरी सुध ली है, मतलब मेरा हालचाल पूछने के लिए आए हैं। पहले गांव में क्या होता था कि कोई फोन वोन ये सब नहीं होता था। ठीक है, कोई लेटर वेटर ही एक्सचेंज हुआ करते थे, और लेटर भी बहुत कम एक्सचेंज होते थे क्योंकि पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। ठीक है, तो इसके लिए जब वो किसी का हालचाल पूछते थे तो उसके लिए उनको चल के ही जाना पड़ता था। तो वही वो अब जो युवती है, जो उसकी पत्नी है, वो उनसे एक उलाहने रूप में बोल रही है। उलाहना अर्थात एक थोड़ा खिज, थोड़ा हल्का सा नाराज होके ऐसे बोल रही है कि आपने बहुत सालों बाद मेरी सुध ली है, मतलब बहुत टाइम बाद में आप मेरे से मिलने आए हो। बोली अकुलाई, अकुलाई मतलब वही शर्मा कर थोड़ा सा ऐसे। लता ओठ हो की वार की, मतलब वो बोल रही है तो किस तरीके से बोल रही है? मैंने बताया था ना पहले कि अरेंज मैरिज की जाती थी, तो लड़के लड़की भी आपस में मतलब जल्दी से वो नहीं देखते थे, शादी के बाद में ही वो एक दूसरे का चेहरा देखते थे। तो वो इतना ओपनली नहीं हो पाते थे कोई चीज को लेकर, तो उनमें जो शर्म है, वो लज्जा है, वो ज्यादा हुआ करती थी आज के कंपेयर में। तो वो कैसे बोल रही है अपने पति को, किस तरीके से, मतलब पति से किस तरीके से बात कर रही है? किवार की ओट होकर, किवार अर्थात दरवाजा, दरवाजे के पीछे जाकर वो एक उलाहना दे रही है। ठीक है, कौन? अब यहाँ पे प्रकृति का भी चित्रण हो रहा है ना, प्रकृति की बात हो रही है, तो कौन है वो युवती? लता है अभी। ठीक है, लता जिस प्रकार एक दरवाजे खिड़कियों के सहारे होती है ना, तो उसी तरह है। अब ऐसा लग रहा है जैसे जो लता है वो किवाड़ की ओट होकर उनको एक उलाहना दे रही है कि आप इतने बरस बाद में क्यों आए हो, पहले क्यों नहीं आए। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, हर्षाना मतलब खुश होना, ठीक है, प्रसन्न होना। अब यहाँ पे जो घर में मेहमान भी आते हैं तो उनका, दामाद का कहीं कहीं रिवाज है कि दामाद के पैर धोए जाते हैं, क्योंकि दामाद को भगवान के समान समझा जाता है। तो जो यहाँ पे तो उनके पैर धोए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन करता है ये काम? ये काम कर रहा है तालाब, ताल अर्थात तालाब, वो पानी भरकर लाया है, किसमें? परात में। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मेघ कैसे आए हैं? अच्छे से बन ठन के, पूरे संवर के। अभी फोर्थ स्टेंजा हम पढ़ते हैं।
क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो इसके अंदर कवि क्या कहते हैं, इसके अंदर कहा गया है कि इसमें मतलब मेघों के आगमन का चित्र तो अंकित किया गया है। सॉरी आकाश में बादल छा गए हैं। क्या छा गए हैं? बादल छा गए हैं। क्षितिज पर गहरे बादलों में बिजली चमकी और वर्षा शुरू हो गई। बादल आने पे क्या होता है? बादल बारिश ही तो लेकर आते हैं ना, बिजली चमकती है, ऐसा ही माहौल बन जाता है ना। तो यहाँ पे क्षितिज, क्षितिज किसको कहा गया है? क्षितिज कहा जाता है जहां पर समुद्र के अंदर ऐसा लगता है या पहाड़ों के पीछे ऐसा लगता है जहां पे जमीन और आसमान दोनों मिल रहे हो, तो उस जगह को, उस पॉइंट को क्षितिज कहा जाता है। ठीक है, तो क्षितिज पर गहरे बादलों में क्या हुआ है? बिजली चमकी और वर्षा शुरू हो गई है। कवि ने इस संबंध में कल्पना की है कि मेहमान और उसकी पत्नी का अब क्या हो गया है? मिलन हो गया है। जिस प्रकार क्षितिज में देखने पर ऐसे लगता है जैसे धरती और आकाश का मिलन हो रहा है, वैसे ही अब जो ऐसा हो रहा है, प्राकृतिक वातावरण बन रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे उन मेहमान का, दामाद का और उसकी पत्नी का मिलन हो चुका है। पत्नी ने पहले तो उसे 1 वर्ष बाद आने और 1 वर्ष बाद उसकी सुध लेने का उल्हाना दिया कि आप 1 साल बाद में क्यों आए हो, पहले क्यों नहीं आए। पर जब दोनों का मिलन हो गया तो बिजली सी कौंध गई और पत्नी के मन में जो भ्रम था ना, मतलब कि क्यों नहीं आए। फिर उन पति ने बताया कि मैं तो उस काम में फंसा हुआ था या मैं उस वजह से बिजी था। तो सारी उनमें बातें हुई। तो जो भ्रम था, पत्नी सोच रही थी कि बस शायद मेरे को ये इतना पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से नहीं आए होंगे, या पता नहीं और भी कुछ विचार बना रहे हों, उसने बना रखे होंगे अपने मन में। तो अब जब दोनों का मिलन हो गया, दोनों में बातें हुई, तो क्या हुआ, अब जो भ्रम था वो सारा दूर हो गया और उसके भ्रम की गांठ खुल गई। अर्थात क्या हुआ कि उसके मन में जो शंकाएं थी वो सारी शंकाएं दूर हो गई। जब पति पत्नी का मिलन हुआ तो मिलन के अश्रु बह निकले तथा 1 वर्ष के वियोग का बांध भी मानो अब टूट गया हो। उसने मेहमान को अब क्या कर दिया? अब उसने मेहमान से क्षमा याचना वो करने लग गई कि भाई मैं तो गलत भ्रम पाल के बैठी थी, गलत वहम पाल के बैठी थी, लेकिन आप जो 1 साल बाद में आए हो उसका कारण कुछ और था। तो इसमें बताया गया है, एक तो सबसे पहले देखिए पूरी इस कविता के अंदर प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, मिलने से पूर्व इसमें बताया गया है कि मिलने से पूर्व पत्नी के हृदय में 1 वर्ष बाद आने वाले पति के प्रति जो उल्हना या फिर शिकायत थी, वह मिलन होते ही अब क्या हो चुकी है? दूर हो चुकी है। मेघों से वर्षा की झड़ी लगने को कवि ने आनंद एवं मिलन के अश्रु बताया गया है। मतलब जो बादल आ गए हैं, अब जो बरसने लग गए हैं, बारिश की झड़ी लग चुकी है, तो उसी जो वर्षा की झड़ी जो लग रही है, उसी को कवि ने किसका रूप बताया गया है कि उनके मिलन के जो आंसू बह रहे हैं वो उसी रूप में बह रहे हैं। बादलों का जल इस प्रकार बरसने लगा जैसे किसी बांध के टूटने पर पानी तेज प्रवाह से बहने लगता हो। क्षितिज को अटारी के रूप में चित्रित किया गया। भाव यह है कि पति पत्नी का मिलन
क्षितिज रूपी अटारी पर हुआ है। तो आज की कविता हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताइए कि आगे कौन सी कविता की हम व्याख्या करें। थैंक यू।